हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आ जाइए फ्रेंड्स, बज रहे हैं रात के 9 और यहाँ पर हम मिल रहे हैं और क्लास करेंगे अपनी साइंस की। आज साइंस में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये ठाकुर की बुक के हिसाब से तीसरा चैप्टर है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपकी यूनिट के हिसाब से है। यूनिट देख लेना कौन सी, मुझे नहीं याद है, लेकिन आपका दो पहले बायो है, फिर आपका फिजिक्स है। आज हम फिजिक्स की क्लास को, जिसको भौतिक कहते हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से, एकदम फैबुलस तरीके से करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके कुछ नियम, सिद्धांत, एसआई यूनिट्स वगैरह वगैरह क्या पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आप जुड़े रहना मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर शालिनी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किया दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। एक छोटा सा लाइक बहुत ज़रूरी होता है, आप मेरे लिए करोगे तो मैं उसके लिए आपको डबल दूंगी। एक हाथ से ताली नहीं बजाते दोस्तों, दो हाथ से बजाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आज हम यहाँ पे लेसन थर्ड करेंगे, जो कि यहाँ पर फिजिक्स का है और नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, तो पहले तो हम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम अपनी ट्रेन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज अपनी ट्रेन यहाँ पर चल रही है बढ़ने आगे। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। आइए जानते हैं कि क्या है इस क्लास में, क्या डिस्कस करना। पूरी क्लास इन तक देखिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बी ऑनेस्टली पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगी। यहाँ पर है आज टॉपिक की कार्य किसे कहते हैं, कार्य की परिभाषा क्या है, उसका मात्रक क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसकी इकाई क्या है, दैट में उसकी सीजीएस पद्धति से, उसकी एमकेएस से, सीजीएस से, या उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कार्य की। तो क्या मैं आप सभी से कार्य की परिभाषा पूछ सकती हूँ? इससे पहले आपने फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो क्या मुझे कार्य की एक अच्छी सी डेफिनेशन बता सकते हैं आप लोग ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। देखना चाहती हूँ कि आप लोग ने पीछे जो कुछ पढ़ रखा है उसमें क्या क्या चीज़ें अभी आपके दिमाग में सेट है। तो एक छोटी सी परिभाषा मैंने आपसे पूछी है कार्य की, वर्क की मैंने बहुत छोटी सी परिभाषा पूछी। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कार्य वह भौतिक क्रिया है। सबसे एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि एक फिजिकल एक्टिविटी है। क्या है ये? एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। जिसमें किसी पिंड, पिंड मतलब दैट मीन एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो, चाहे वो एक बॉक्स हो, चाहे वो एक बॉल हो, चाहे वो कुछ भी हो, जिसमें किसी पिंड पर, किसी बॉडी पर बल लगाकर, फोर्स लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है, यानी कि डिस्प्लेस किया जाता है, उसको हम वर्क कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्क कहते हैं। फोर्स लगाओ किसी भी सामान पर, ठीक है, फोर्स किसी भी सामान पर लगाओ और वो मूव हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें क्या हो गया? वर्क डन हो गया। जो काम हम करना चाहते थे वो पूरी हो गई। यानी कि एक बहुत सिंपल सी परिभाषा आपको पूछता है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको कार्य की परिभाषा पूछी जाएगी। कार्य की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल आपको आने ही चाहिए। तो कार्य क्या है? एक ऐसी भौतिक राशि होती है, एक भौतिक एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हम किसी भी पिंड पर, किसी बॉडी पर बल लगाकर उसमें जो मूल स्थान से विस्थापित करते हैं उसको हम कार्य कहते हैं। मूल स्थान से यानी कि जहाँ पर वो रखी थी, अब वो वहाँ से, जैसे यहाँ पर अगर रखी हुई है, अब यहाँ से हमने इसके ऊपर बल लगाया और ये बल लग के यहाँ चली आई, तो इसके मूल स्थान से ये क्या हो गई? डिस्प्लेस हो गई। अब यहाँ पर कुछ नहीं रखा हुआ है, ये आगे बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कैसे? ये जो आगे बढ़ गई इसका मतलब वर्क डन हो गया। और ये वर्क डन हुआ क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई किया। जैसे देखिए, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु अपनी दिशा में कुछ आगे विस्थापित होती है, यानी कि हट जाती है, वहाँ से खिसक जाती है, आगे बढ़ जाती है, थोड़ा और दूर चली जाती है, तो कहते हैं कि उसमें काम हो गया। यदि किसी वस्तु पर बल लगा देने पर वस्तु में विस्थापन नहीं हो, अगर कोई सामान ऐसे का ऐसे यहाँ पर रखा है, उसमें बल लगा रहे हैं, उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, तो हम साइंटिफिक तरीके से ये कहते हैं कि कोई भी कार्य उसमें नहीं हुआ। अगर कोई सामान यहाँ पर एक गत्ते का बॉक्स, आप उसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ये नहीं खिसक रहा है, नहीं आगे जा रहा है, बढ़ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये जब उसी स्थान पे रखा हुआ है तो कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, आई बात समझ में? उदाहरण के लिए है कि अपने सिर पर भार रखकर एक ही स्थान पर खड़े रहने पर हम कोई कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वस्तु में कोई विस्थापन नहीं होता। जैसे कुली होता है, तो कुली वो ट्रेन में, मतलब प्लेटफॉर्म पे, तो आप देखोगे अपने सर पर आप खुद भी एक गट्ठर ले लो या कुछ भी ले लो, एक बॉक्स ले लो और अभी खड़े हो जाओ, ठीक है, तो कोई वहीं खड़े रहो इसी स्थान पर। जैसे आपने, ठीक है, यहाँ पे मैं किसी का भी नाम ले, जैसे साक्षी है, अपनी क्लास में आती है ना, साक्षी ने क्या किया? अपने ऊपर जो है अपना एक सूटकेस ले लिया और खड़ी है वहीं पर। तो क्या साक्षी ने कोई काम किया?
क्या साक्षी ने कोई काम किया? बिल्कुल नहीं किया। और यही साक्षी अगर अपना 2 कदम आगे चल जाएंगे तो जो साक्षी यहाँ पर पहले खड़ी थी, अब साक्षी आपको यहाँ खड़ी मिलेंगी। तो ये जो साक्षी में मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये तो समान था इसलिए साक्षी चल गई। लेकिन ये मतलब ये साक्षी इंसान है लेकिन ये तो समान है, तो ये चली आई तो ये हो गया। लेकिन साक्षी ने फोर्स लगाया, अपनी मेहनत की, अपना पैर उठा के यहाँ तक चली, तब तो साक्षी यहाँ गई। तो इसी तरीके से अगर कोई टेबल रखी हुई है, कोई टेबल यहाँ पर बनी हुई है और टेबल रखी हुई है, जब तक आप इसमें फोर्स लगा रहे हो और ये टेबल यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच जा रही, यानी कि पहले इस रैंक पे थी और अब इस रैंक पे अगर नहीं जा रही, तो इसका मतलब उसमें कोई भी काम नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। आपने फोर्स भले लगाया, हुआ ही नहीं, कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं, तो काम किस बात का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक छोटी सी परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे ये जो यहाँ पर ये गत्ता रखा हुआ है, गत्ते का जो ये बॉक्स है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये एक ऑब्जेक्ट है या एक पिंड है, ये कह सकते हैं। जब यह ऑब्जेक्ट या पिंड इस स्थान से मूव कर जाए और मूव करके आपको यहाँ पर मिले, यानी कि दूसरी पोजीशन 1 P1 ये है और ये P2 पे मिले, तो ये जान जाना कि वर्क डन हो गया और पोजीशन चेंज हो गई। और ये तभी होगा जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, जब इसके ऊपर आप बल को आजमाओगे, तभी ये काम होगा। फोर्स लगेगा तो थिंग्स क्या होगी? डिस्प्लेस होगी। तो यहाँ पर आ गई। ठीक है, एक बात और, जैसे ये देखो सबसे पहले एकदम फिगर ही लिया हुआ है कि अभी यहाँ पर ये एक बॉडी है। ठीक है, एफ का मतलब फोर्स है, डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, जिसको विस्थापन कहते हैं हिंदी में। तो ये सामान का, ये गत्ते का जो बॉक्स है वो यहाँ पर रखा हुआ है, पहली पोजीशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसके ऊपर जब फोर्स को अप्लाई की, ये देखो यहाँ पर हम लिखे फोर्स यहाँ से लग रहा है। अब जब इसके बाद इसके ऊपर फोर्स लगाए तो ये जो यहाँ पर बॉडी रखी हुई थी, ये ट्रेवल करके आगे डिस्प्लेस होके यहाँ चली गई। तो इससे और इसमें चेंज हुआ ना, पहले तो ये यहाँ थी, अब यहाँ से यहाँ चली गई। तो ये कैसे हुआ? फोर्स लगाने से हुआ। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कभी फोर्स लगाओगे और कोई बॉडी का ऑब्जेक्ट है या पिंड है, कुछ भी हो, अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चला जाएगा, तो हम कहेंगे कि काम हो गया, वर्क डन हो गया। एक बात और, बात उसमें ये ध्यान रखनी है कि फोर्स हमें मतलब जो आप ये फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में लगाओ जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, उसी तरफ लगाओ। ठीक है, फोर्स की दिशा में ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मतलब जैसे आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये सामान आपका इधर ना जाने के बजाय इधर ही जाए, तो फोर्स की दिशा में ही डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट आपका होना चाहिए। ठीक है, और वर्क डन जो होता है ना, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल होता है। वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल होता है। वर्क डन जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मैं लिख देती हूँ, ध्यान रखिएगा, बगल में लिख लीजिएगा। और जो बच्चे नोट्स लिए हुए हैं, पेड नोट्स उन्होंने परचेज़ की, वो अपनी नोट से ही पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्लास लेने, परेशान ना हो, बहुत 3-4 जगह पे कुछ नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ पे क्लास लिया करिए। कुछ नया लगे तो भले लिख लीजिए, नहीं तो आप अपनी नोट्स से तैयारी करिए। तो यहाँ पर क्या होता है, F/D। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वर्क डन हो गया। ये वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी आप लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे क्योंकि आता है। और फोर्स जो होता है, जो हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट भी जो होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो ये डी है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो ये एफ है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो ये यहाँ से यहाँ तक का मूव हुआ, जो काम हुआ, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी कि 2 वेक्टर क्वांटिटी को जब गुणा करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी प्रोडक्ट के रूप में निकल कर आती है, जो कि वर्क डन का नाम देती है या वर्क डन कहलाती है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई आप सभी को? उम्मीद है आई होगी। आगे बढ़िए। कार्य का सूत्र क्या होता है? तो वर्क बराबर बल इंटू बल की दिशा में डायरेक्ट, यही मैं बता रही थी अभी इससे पहले। ये है सूत्र और ये याद रखना होगा क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 साइंस में आते हैं उसमें ये पूछा जाता है। नहीं तो आपको जो आपके 1 लाइनर आते हैं जिसको आप अति लघुत्तरी कहते हैं, वहाँ पर ये लिखने को आता है। तो कार्य का मतलब क्या होता है? W बराबर कार्य होता है, बल मतलब फोर्स होता है, D मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। जो मैं वर्क डन आपको बार बार बोल रही हूँ वो यही चीज़ है। तो W बराबर F/D। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को गुणा करोगे तो इसका ये मल्टीपल वर्क डन निकलेगा। ठीक है, तो जो कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये दोनों आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ये याद होना चाहिए क्योंकि जो MCQ आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें ये भी आता है कि कौन कौन सी क्वांटिटी है और बच्चे अक्सर यही सब भूल जाते हैं। अब वर्क क्या होता है ये तो पता सभी को रहता है, इसको कौन भूलता है? इसे कोई नहीं भूलता। भूलते तो SI यूनिट है, भूलते तो हम डिस्प्लेसमेंट है। डायमेंशनल यूनिट याद है किसी को? डायमेंशनल जिसमें M, L की पावर 1, T की पावर 0, फिलहाल वो निकालते हैं एक सूत्र से। वो नहीं आता, नहीं तो बताती, वो भी काफ़ी ईजी है, बहुत सारे बच्चे उसको याद भी कर लेते हैं। चलें आगे। क्यों चले आगे? अब आप मात्रक के बारे में चल रहे हैं बताएं, लेकिन फटाफट पहले क्लास को लाइक किए। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, डू इट फास्ट, कम ऑन क्विक।
जल्दी से जल्दी फटाफट लाइक करें, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी बजाना, और ऐसी जोरदार क्लास अगर चाहिए आप लोगों को तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्दी से करिए, थक जाती हूँ फ्रेंड्स बोलते बोलते, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की, वो यहाँ पर है कार्य का मात्रक। क्या बात कर लेते हैं? कार्य के मात्रक की बात कर लेते हैं कि जो हम मेजर करते हैं वो इसमें क्या है। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल कहलाता है, ठीक है। कार्य की वो जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है, जिसको हम जे से इंडिकेट करते हैं। कार्य का जो मात्रक होता है उसको न्यूटन पर मीटर भी कहते हैं, वो लिखा जाता है न्यूटन पर मीटर, ध्यान रखना, ठीक है। कार्य का एक और मात्रक है न्यूटन पर मीटर। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, यदि कोई सामान उस पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन भी 1 मीटर का होता है, तो कार्य बराबर 1 जूल के होगा, ठीक है। कितने के बराबर होगा? 1 जूल के होगा। अभी समझाती हूँ, समझ में आएगा। उसके बाद लिखा हुआ है सीजीएस प्रणाली में कार्य का जो मात्रक होता है उसको हम अर्ग कहते हैं। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बल्कि हम इसको अभी यहाँ पर 10⁻7 अर्ग ये काटेंगे, क्योंकि मुझे शायद इसमें एक चीज़ का डाउट लग रहा है। 10⁻7 अर्ग, आई एम नॉट श्योर। नहीं सही है, ये गलत नहीं है, ये तो सही है, ये सही है। नहीं नहीं गलत नहीं, वो मैं कुछ और सोच रही थी, ये सही है। ये थोड़ा कम आएगा, इतना ज़रूरी नहीं है आने को, इतना परेशान है, लेकिन ये थोड़ी वाली जो लाइन है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना कि सीजीएस प्रणाली का में अगर हम सीजीएस पद्धति के हिसाब से देखेंगे तो ये अर्ग होगा, ठीक है। कार्य की जो यूनिट होगी वो अर्ग होगी, लेकिन अगर हम एसआई मात्रक से देखेंगे तो जूल होगी। तो ये भी याद रखना होगा, ये भी याद रखना होगा, ठीक। बाकी जो ये बीच में लिखा हुआ है कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है, जानते हैं क्यों होता है? बता देती हूँ। जो W बराबर F इंटू डी था, ये ना, ये स्केलर क्वांटिटी थी, ये वेक्टर थी, ये वेक्टर, दोनों वेक्टर का गुणा मिला हमको एक स्केलर। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, ठीक। और ये जो फोर्स है इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। अब आपको क्या बोल रहा है कि 1 जूल बराबर क्या होता है, आप लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे? 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। जब डिस्प्लेसमेंट भी वहीं पर वहीं है, तो 1 मीटर मूव कर रहा है, न्यूटन फोर्स भी उसमें एक ही लग रही है, तो आपका वर्क डन भी तो एक ही होगा। यही एक कंडीशन जब आपका सब कुछ एक एक होगा। तो ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। कार्य की एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है। सीजीएस प्रणाली से अगर हम देखेंगे तो अर्ग होती है, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये सूत्र को रखने के बाद निकलता है बेटा, अभी इतना ही याद रखो, ठीक है। बात समझ में क्लियर कट में सभी को आई? चलिए आगे बढ़िए, अब और बातों को जानते हैं तो आपको समझ में और आएगा। कार्य के लिए 2 आवश्यक तत्व हैं, जैसे क्या है? पिंड पर आरोपित बाहर का बल और पिंड का विस्थापन। हम पिंड को मूव कराने के लिए, यानी कि किसी बॉडी को इस स्थान से इस स्थान तक ले जाने के लिए हम इसमें बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं, और पिंड में डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज़ है। किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड का विस्थापन बल की दिशा में और बल की दिशा में एक निश्चित कोण बनाते हुए भी हो सकता है। इस विस्थापन के बल की दिशा में अनुदिशिक घटक कॉस थीटा से प्रदर्शित करते हैं, और यह थीटा बल विस्थापन के दिशाओं की मध्य का कोण, मतलब ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये कुछ ऐसे रहता है, और ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो ये चीज़ आपकी काउंट होती है। तो वही बात आपको यहाँ पर आरोपित बल के बोले, लेकिन ये एक छोटी सी एडिशनल बात है जो कि आपको बहुत ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमसे प्रश्न इस तरह के ज़्यादा बनेंगे नहीं। आगे बढ़िए। कार्य की गणना में क्या होता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य, उस पर आरोपित बल और बल की दिशा में एक निश्चित कोण का जो विस्थापन होता है उसको हम परिणामों का गुणनफल कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है जो कि बहुत यूनिक है कि वह कोई भी वस्तु है उस पर जो हम काम करते हैं, वस्तु पर काम क्या होगा कि वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चेंज होगी, लेकिन उसके ऊपर से एक फोर्स अप्लाइड होगा, और फोर्स अप्लाइड होगा तो फिर जो रिजल्ट मिलेगा उसका वो जो है वो गुणनफल होता है। ये तब हम क्या करते हैं? कार्य की गणना कर लेते हैं, यानी कि वर्क डन को निकाल लेते हैं कि कितना वर्क डन हुआ। जितना आप फोर्स लगाओगे, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों को गुणा कर दोगे तो वर्क डन आपका निकल जाएगा। आगे बढ़िए। कार्य की प्रकृति कहेंगे, या तो हम कह देंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क। कार्य की प्रकृति कहिए कि करता क्या है, होता क्या है आखिर इसमें, और ये कितने प्रकार का है। तो या तो इंग्लिश में इसको लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क जब लिख देंगे तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 3 चीज़ इसमें ऐड है, 3 चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है, कोई एक पिंड है, कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी है, जैसे ये एक बॉडी है, जब किसी पिंड पर, कोई भी एक पिंड है या कोई एक बॉडी है, जब उसमें फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब उसमें फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पर बल द्वारा किया गया कार्य या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो ज़ीरो होगा। तो कार्य की जो कैलकुलेशन होती है वो 3 प्रकार से होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो यानी कि नन। अब ये कैसे कैसे हो रही है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धनात्मक कार्य की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव वर्क। ये क्या है, यदि किसी पिंड पर आरोपित बल की दिशा तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य जो कोण है वो न्यून कोण यानी कि 0 से अधिक और 90 से कम बनता है, तो वो धनात्मक कार्य कहलाता है। पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना। यदि कोई वस्तु को ऊपर उठाना, मेज पर रखी पुस्तक को खिसकाना, कुली द्वारा ट्रेन में सामान चढ़ाना आदि इसके उदाहरण हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, पॉजिटिव वर्क एग्जाम्पल्स हैं। धनात्मक कार्य ये दर्शाता है या यानी कि कह सकते हैं ये पॉजिटिव वर्क ये दिखाता है कि पिंड पर आरोपित बल पिंड की गति का समर्थन करते हैं। जो हम उसमें फोर्स लगाते हैं वो उसकी डायरेक्शन में लगता है और उसकी गति में उसको मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो पॉजिटिव वर्क में एक चीज़ आपको ये बहुत अच्छी बात बताई गई है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी जब आएगा, मान लीजिएगा लिखने को आता है कि वो कार्य के, धनात्मक कार्य के बारे में बताइए क्या होता है, तो आप ये यहाँ तक लिखिएगा और इसका एग्जाम्पल 1-2 दे दीजिएगा, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। अब थोड़ा समझ लीजिए, तब आपको थोड़ा समझ में ज़्यादा आ जाएगा। जैसे मैं समझा रही हूँ, एक बॉडी है और यहाँ रखी हुई है, ठीक, समझ में आया। हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, F। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये है कि जो आपका फोर्स इनटू S है, डिस्प्लेसमेंट को हम S से इंडिकेट करते हैं कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इसमें आपका पॉजिटिव वर्क तभी काउंट होगा कि अभी सामान यहाँ रखा था, अब यहाँ से आपने जब बल लगा दिया तो ये डिस्प्लेस होके यहाँ पर आ गया, यानी कि ये P1 था, ये P2 था, ठीक है, ये पोजीशन 1 थी, ये पोजीशन 2 था। अब आपने जब ये इधर बल लगाया तो इस पहले नियम में कहता है कि काम आपका पॉजिटिव तभी गिना जाएगा जब P1 से P2 में पोजीशन चेंज हो जाएगी, और दूसरा ये है ये चेंज तब होगी, इसमें एक कंडीशन भी रहती है कि फोर्स आप उसी डायरेक्शन में लगाओगे जिस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक होनी चाहिए। यानी कि जब हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो ये बॉडी जो है मूव होके इधर ही जानी चाहिए, ना इधर जाए, ना उधर जाए, ना इधर जाए, ना पीछे जाए। अगर ये जा रहा है इसको तो ये सामने उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी उधर होगा। तब जब बॉडी एक स्थान से P1 से P2 में चेंज हो जाती है तो ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, काम हुआ, क्योंकि बॉडी मूव की, बॉडी आगे बढ़ी, ठीक है, आगे बढ़ी है। और देखती हूँ दूसरा कार्य है निगेटिव कार्य की परिभाषा। निगेटिव, ऋणात्मक कार्य, यदि कोण थीटा अधिक है यानी कि 90 थीटा ज़्यादा है 90 से, तो किया गया कार्य निगेटिव हो, यानी कि आपने ऐसा डिस्प्लेसमेंट किया कि उसका मान 90 से ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे ऋणात्मक कार्य होगा। ये 90 से ज़्यादा का मतलब है कि 180 तक हो सकता है। यह प्रदर्शित करता है कि बल की दिशा में वस्तु की गति का विरोध करता है। ये यहाँ पर ये दिखाता है कि बल की दिशा में जो वस्तु होती है उसकी गति उसका विरोध करती है, यानी कि कार पर ब्रेक लगाने पर बल की तरह किया गया जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। कार में जो सडनली ब्रेक लगाते हैं तो जो फोर्स की तरह बल लगाया जाता है वो निगेटिव होता है। अब इसके बारे में समझो, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। देखो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इधर से इधर फोर्स लग रहा है, इधर F माना जाएगा और इधर S माना जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो ये कहा जाता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इसका मान 180 आ रहा है, 90 से ऊपर आ रहा है और एक दिशा में फोर्स नहीं लग रहा है, तो जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो वर्क डन निगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप इधर फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनके बीच का जो एंगल बनता है वो 180 के आसपास का बनता है। जैसे कैसे, ये देख लो,
क्योंकि यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, फोर्स आप अलग डायरेक्शन लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो फोर्स भी नहीं लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं लगेगा। ये मान आपका इस तरीके से 90 से ज़्यादा आएगा। इससे पहले क्या था कि यहाँ पर था और यहाँ बढ़ रहा था, तो ये डायरेक्शन आगे की तरफ बढ़ रही थी, यहाँ पे से आगे जा रही थी। 90 का जो कोण बनता है वो ऐसे ही तो बनता है, तो ये ऐसे फॉर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एकदम 180 अपोजिट हो जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। आई बात समझ में? आगे बढ़िए। शून्य क्या होता है? शून्य कार्य, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में जीरो वर्क, वह कार्य जिसमें बल लगाने के बाद भी कोई हो डिस्प्लेसमेंट ना हो। मतलब इसके ऊपर के जो दो काम पड़े उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे करने पे तो हो रहा था, लेकिन इसमें तो अब ना के बराबर हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। किया गया कार्य शून्य होगा यदि एफ बराबर भी 0 हो जाए, एस बराबर भी 0 हो जाए और थीटा भी आपका 90 हो। ठीक है, 90 डिग्री हो, यानी कि राइट एंगल हो, यहीं पे खड़ा है, यहीं पे स्टक है, आगे बढ़ नहीं रहा। क्यों? एक समान वेग से गतिशील वस्तु पर कुल बल के द्वारा किया गया कार्य 0 कहलाएगा, और कर्ण पर कुल बल शून्य होगा और किया गया कार्य भी शून्य होगा। जब कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा, ना आगे पीछे कुछ नहीं, तो यहाँ पर वर्क डन आपका क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये राइट एंगल को फॉर्म कर। राइट एंगल बनेगा कैसे? कुछ इस तरीके से, क्योंकि जैसे कोई चीज़ मूव करती है तो ग्रेविटी जो होती है वो उसका विरोध करती है, तो ये नीचे की तरफ बल लगता है और ये आपका 90 डिग्री बन जाता है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि पहले का जो एंगल बन रहा था, पहला जो पॉजिटिव वाला काम था वो 0 एंगल फॉर्म कर रहा था, दूसरा वाला जो एंगल बन रहा था वो 180 में फॉर्म कर रहा था, तीसरा वाला जो था वो राइट एंगल 90 डिग्री को बना रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है इनके एंगल्स के बारे में। यहाँ पर आपका यस होगा, यहाँ पर आपका एफ होगा। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात क्लियर हुई? तो आज मैंने आपको साइंस की शुरुआत की। देखिए जैसे यहाँ पर है कि जब हम दीवार को धक्का देते हैं तो विराम में रहती है। आप दीवार बनी हुई अपने घर की, जाओ उस पर धक्का दो, खिसक जाएगी तो बता देना, हिल जाएगी तो मेरे घर पे भी आना। ठीक है, ध्यान रखना, कभी मूव होगी कभी नहीं होगी। कोई पहाड़ है, हिलाओगे हिलेगा? बिल्कुल नहीं हिलेगा। तो यहाँ पर यही आपका 0 वर्क में आता है। तो एग्जाम्पल और क्या एक्टिविटीज़ है वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जो कि बहुत बार आता है। आप बताएंगे एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम जूल कहते हैं। दूसरा, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है, ध्यान रखिएगा। कार्य का व्यापक सूत्र क्या होता है? तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि जो एंगल फॉर्म करता है वो कॉस थीटा के रूप में बनता है। आई बात समझ में? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की साइंस की बहुत अच्छी क्लास रही होगी, मुझे उम्मीद है। थोड़ा मैंने तेज़ तो नहीं बोला है, मतलब जल्दी जल्दी नहीं बोला, आप 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसके आज तो मैं पूरा वर्क पे ही सिर्फ पूरी लेक्चर दी, पूरा क्लास मैंने आपको वर्क पे दिया। कल मैं जब आपको साइंस दूंगी तो मैं आपको ऊर्जा पे दूंगी, और बढ़िया हमारा फिजिक्स का भी एक सेक्शन हो जाएगा, अच्छा भी रहेगा। नया नया मंथ है तो नई नई शुरुआतें भी करते हैं, बढ़िया रहेगा। नीचे पढ़ते जाएंगे, आगे चल के जो भी चीज़ें कॉन्टिन्यूस बेस पे करते जाएंगे, हर सब्जेक्ट को करेंगे प्रॉपर तरीके से। क्लास पसंद आई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।